गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस और यूपीएससी के लिए हम लोग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी पॉलिटी की क्लास कर रहे हैं, है ना। और उसी कड़ी में आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण की, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे इसकी जो पृष्ठभूमि है ना, उसके बारे में। और उसके बाद फिर क्या जानेंगे, संविधान सभा की जो विशेषताएं रही हैं उसको जानेंगे, है ना, कि उसकी संविधान की जो सभा हमारी बनाई गई थी उसकी क्या क्या विशेषता रही है। और उसके बाद फिर है संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली हमारी रही। और उसके बाद फिर जो उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि आप लोग सब लोग जानते होंगे, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा भी होगा, तो उस उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में समझेंगे। पांचवी बात ये जानेंगे कि संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य कौन कौन से थे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि संविधान सभा की समितियां, कितनी प्रकार की समितियां बनाई गई थी, ठीक है। यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है प्रारूप समिति। यहाँ से आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ और यूपीएससी हर जगह आपका जो सवाल पूछा जाता है। और एक सवाल ये कि हमारा जो संविधान है वो किस दिन अंगीकृत किया गया था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे पॉइंट नंबर 8 के तहत। और ये जो आपके यूपीएससी में लगभग हर साल पूछ लिया जाता है, अगर पॉलिटी से ही इस टॉपिक से सवाल बना तो आइए सबसे पहले जो है प्रारंभ करते हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, है ना। आखिर संविधान सभा बनाने का जो विचार आया वो कहाँ से, सबसे पहले किसके दिमाग में पनपा, है ना। फिर दूसरी बात कि किस पार्टी द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया, है ना। और तीसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी ने इसकी मांग कब की थी। और ये तीनों बातें जो है आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। तो सबसे पहली बात हम यही पढ़ते हैं कि संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार वामपंथी नेता एम एन राय ने रखा था। और उत्तर प्रदेश पीसीएस में ये पूछा गया था कि एम एन राय साहब किस कैसे नेता थे, तो वो वामपंथी नेता थे, ठीक है। तो दोनों बातें हमने एक ही में लिख दी थी। दूसरी बात कि वर्ष 1934 में ही स्वराज पार्टी का गठन होता है। और उसी पार्टी ने के द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक है। तीसरी बात कि 1935 में कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो ये तीनों बातें जो है इंपॉर्टेंट है आपके आरओ और पीसीएस के दृष्टिकोण से। चौथी बात चौथी बात की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि 1938 की जब समय आया, 1938 में कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू साहब ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो नेहरू साहब की ये जो बात थी इसको मान भी लिया गया। तो नेहरू साहब की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका गठन होता कैसा है, तो इसमें तीन बातें हैं और तीनों बातों को हमने शार्ट में यहाँ पे लिख दिया है कि संविधान सभा का गठन कैसे होता है। सबसे पहली बात ये कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन, ठीक है, भारत भेजा गया। और उसका उद्देश्य क्या था, संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया था, जिसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, ठीक है। ये घटना आपकी है 1942 की। उसके कुछ साल बाद क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसको संविधान सभा नाम दिया गया। और तीसरी बात जो कि आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस में कई बार पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये बात हमने आपको लिख के बताई है पीआईबी के अनुसार, है ना। पीआईबी के अनुसार इसकी जो डेट है वो मेंशन की गई है 6 दिसंबर 1946। तो इसको जानते रहेगा। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ है, ठीक है। ये बात आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस में डेट पूछी गई है, ठीक है। ये जानते रहिएगा। तो ये बातें हो गई आपकी संविधान सभा की।
अब हम ये जानेंगे कि आखिर संविधान सभा की विशेषताएँ क्या रही हैं, है ना? एक तो हमारे संविधान की विशेषता, वो चैप्टर आपका अलग होगा। लेकिन संविधान सभा की भी कुछ विशेषताएँ थी, उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे 2 बातें इम्पोर्टेंट हैं, जो पहली बात और पॉइंट नंबर चौथा। तो पहली बात क्या कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के अनुसार प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में, मुसलमान में, सिख में और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बाँटा जाना था। ये सबसे बड़ी विशेषता थी संविधान सभा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रांत में जब सीटों का बँटवारा होगा, तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में मुस्लिम्स का चुनाव होगा, दूसरे में सिखों का होगा और तीसरे में सामान्य होंगे, जिसमें सभी लोग आ जाएँगे, ठीक है? और इनको उनकी जनसंख्या के अनुसार वहाँ पर जो है मेंबर्स खड़े किए जाएँगे। दूसरी बात, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली यानी कि विधानसभा में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। तीसरी बात यह थी कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। ठीक है? अभी तक वो लोकतंत्र वाली बात नहीं आई है। अभी तक क्या है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। ठीक है? इसका मतलब यह है कि अतः स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। ठीक है? इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाता था, जिसका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। संविधान सभा में प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, एससी, एसटी तथा महिलाओं को भी प्रतिनिधियों के रूप में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था। ठीक है? तो ये कुछ बातें जो है आपके संविधान सभा की विशेषताओं के रूप में रहीं। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात जहाँ से सवाल कई बार एग्जाम में बनते हैं, तो वो है आपका पॉइंट नंबर 3, जिसका नाम है संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो अभी तक आपने आपने जाना कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था, वो हुआ था 6 दिसंबर को, है ना? 6 दिसंबर 1946 को। उसके बाद उसकी जो पहली बैठक होती है, वो आपकी होती है 9 दिसंबर 1946 को। यह भी आपका जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस में कई बार पूछ लिया गया है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। अब इस दौरान जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, वो बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को। ठीक? और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अस्थायी अध्यक्ष और एचसी मुखर्जी साहब को उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक है? और ये सवाल आपका जो है बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार लोअर में या आरओ में या बीओ में पूछा जाता है कि सर बीएन राय को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक है? तो इसमें 5 पॉइंट हैं और 5 के पाँचों इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली बात यह है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? वो होती है आपकी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बात यह है कि इसके अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को। तीसरी बात, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष और एचसी मुखर्जी साहब को उपाध्यक्ष चुना गया और साथ में ही बीएन राय साहब को इसका संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो ये पांचों बातें जो है आपके आरओ या फिर लोअर में पूछी जाती हैं, कई बार पूछी गई हैं। ठीक? इसके बाद एक पॉइंट और आता है उद्देश्य प्रस्ताव, जो भी नेहरू साहब ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, मतलब पारित करवाया था, उसके बारे में क्या-क्या चीज़ें हैं उसको जान लीजिए। सबसे पहली बात यह कि यह जो उद्देश्य प्रस्ताव इनका है, यह 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे की एवं दर्शन की झलक मिलती है। ठीक है? मतलब उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि इस प्रकार से हमारा संविधान बनना चाहिए, तो उसको जो है उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से स्वीकार किया गया। दूसरी बात, इसमें कहा गया कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। तीसरी बात यह है कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र भारतीय राज्यों में शामिल
सभी क्षेत्र तथा भारत के बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे और उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान द्वारा किया जाएगा। 2 बातें हो गई। तीसरी बात है कि तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियाँ उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियाँ केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार से एक मसौदा बना करके उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पंडित नेहरू जी ने अपने इस 13 दिसंबर 1946 की बैठक में इसको पेश किया था। ठीक। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, तो इसमें कहा जा रहा है कि संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। ठीक है। यह सवाल आपके यूपीएससी में पूछा गया है कि संविधान का स्रोत कौन है। संविधान का स्रोत कौन है? तो उसका स्रोत है भारत की जनता, और भारत की जनता वाला जो ऑप्शन होता है वही सही होगा। तो आपके यूपीएससी में कई बार ये बात पूछी गई है। पांचवी बात यह है कि इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया और इस प्रस्ताव के स्वरूप व प्रस्तावना के निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की। कौन सा? ये जो बात हुई थी उद्देश्य प्रस्ताव वाली। ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि संविधान द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए। ठीक है। और कुछ चीज़ों को अपनाया भी गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आपके जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस लोअर और बीओ में कई बार पूछा गया है, आरओ में भी पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज को हमने कब अपनाया था। तो इसको अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। दूसरी बात कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को ग्रहण किया गया था। उसके बाद राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950, फिर 24, मतलब ये तीनों घटनाएं, ये और ये तीनों घटनाएं आपकी जो 24 जनवरी 1950 को होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला कि राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान का को अपनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ये तीनों बातें जो है 24 जनवरी 1950 को होती हैं। ठीक। इसके बाद एक पॉइंट यह भी है कि संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इनके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया। उसके बाद विचार करने के बाद 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें होती हैं और संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्चा भी आता है। तीसरी बात यह है कि 26 जनवरी 1950 से 51-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। अंतरिम संसद के रूप में काम किया किसने? संविधान सभा ने। ठीक है। इसको जानते रहिएगा। अब एक जो बड़ा सवाल आता है कि पूछा गया है कि संविधान में कितने प्रकार की समितियां बनाई गई थी। तो 2 प्रकार की, एक समिति का नाम था बड़ी और एक का नाम था छोटी समितियां। तो बड़ी समितियों में कितनी थी? 8 समितियां बनाई गई जो कि बड़ी समितियां थी और 15 समितियां जो है छोटी छोटी समितियां बनाई गई। ठीक। और इन सभी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी प्रारूप समिति। तो आइए तो जानते हैं कि प्रारूप समिति क्या थी और इसके बारे में जो है क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहली बात ये कि यह जो है बड़ी समिति के अंतर्गत बनी हुई समिति थी। ये जो हमारी प्रारूप समिति थी, यह किसके अंतर्गत बनी थी? जो हमारी बड़ी वाली समिति थी। दूसरी बात कि इसकी जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कर रहे थे। तीसरी बात, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और उसके बाद जो है यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साथ ही आपको एक बात और हम बताते चलें, इसी को मसौदा समिति के नाम से भी जानते हैं। कई बार जो है आपके पेट में या आपके लोअर एग्जाम में मसौदा समिति का नाम भी लिख कर किया जाता है। देखो मसौदा का मतलब ही होता है प्रारूप, और प्रारूप का मतलब क्या? एक खाका, है ना? कि हमारा जो संविधान होगा वो किस प्रकार से बनेगा। तो हमने एक खाका खींच लिया, है ना? तो उसी को हम चाहे खाका कह दें, चाहे उसी को प्रारूप कह दें, चाहे उसी को मसौदा कह दें। तीनों बातें एक ही हैं। ठीक। ये हो गई।
चौथी बात यह है कि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन विभाजन के कारण वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, मतलब बांग्लादेश में चला गया। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब का पुनः जो निर्वाचन होता है वह मुंबई से होता है। ये बात आपके पीसीएस में पूछी गई है कि निर्वाचन जब उनका पहली बार हुआ बंगाल से, तो जब वह आपका बांग्लादेश देश का पार्ट बन गया, तब दोबारा कहाँ पे हुआ था? तो दोबारा आपका हुआ था मुंबई से, ठीक। और यह भी आपका सवाल पूछा गया कि प्रारूप समिति में कितने मेंबर्स थे, उनके नाम कौन-कौन से, और कौन से लोग उसमें शामिल नहीं थे और कौन से शामिल थे। ये आपके जो है पीछे 2022 और 21 में पूछा गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष साहब थे, पहला हो गया। दूसरा डॉक्टर के एम मुंशी साहब थे। तीसरा एन माधव राव थे। इन्होंने बी एल मित्रा साहब की जगह ली थी क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। चौथी बात टीटी कृष्णामाचारी साहब थे। उसके बाद जो थे 5वें नंबर पे, तो वो थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर साहब। छठे नंबर पे थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह साहब और 7वें नंबर पे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, तो ये 7 लोग जो है इस समिति में थे, तो इनके नाम भी आपको याद रखने होंगे क्योंकि पूछा गया सवाल है। और इसके बाद जो एक लास्ट बात है कि जो हमारा संविधान था वह किस दिन जो है प्रभाव में आया। तो यहाँ से आपके 3-4 सवाल जो है इस टॉपिक से बनते हैं कि संविधान का प्रभाव में आना, है ना? सबसे पहली बात ये है कि 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया, 4 नवंबर 1948 को। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। अच्छा, एक बात और, संविधान कितनी बार पढ़ा गया? 3 बार पढ़ा गया है, ठीक है? तो इसको भी जानते रहिएगा। डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 3 बार पढ़ा गया था। तो पहली बार कब पढ़ा गया? 4 नवंबर 1948 को, और तीसरी बार कब पढ़ा गया लास्ट बार? वो था आपका 14 नवंबर 1949 को, ठीक है? तो संविधान पर तीसरी बार चर्चा जो है, वह 14 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। मतलब उन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया था उसका नाम क्या रखा था? यही रखा था, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। इस नाम से जो है उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था। तीसरी बात कि संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। अब देखिए, अब यहीं से सारी घटना आपकी शुरू होती है, जो आपको सवाल को फंसाने की बात करेगा। उत्तर प्रदेश पीसीएस में इस पर कई बार सवाल पूछा गया है। इस नाते हमने इसको जो है बहुत डिटेल में लिख भी दिया है। तो इसमें देखिए, चौथी बात क्या होती है कि सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 मेंबर्स ही उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अब जो पांचवी बात है, यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सवाल को फंसाने के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने संवि- जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया एवं स्वयं को सौंपा था। ठीक है? तो ये जो चीज़ है, ये आपकी 26 नवंबर 1949। तो आपका सवाल पूछा जाता है कि किस दिन जो है संविधान को अपनाया गया? तो अपनाने की जब बात आएगी तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949। लेकिन 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया गया, सभी के लिए लागू कर दिया गया। और जो 26 नवंबर 1949 की डेट है, उस दिन संविधान सभा के जितने मेंबर थे, उन्होंने खुद को सौंपा था। ठीक? तो ये इनमें 2 बातें हैं और दोनों में फ़र्क है। 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, ठीक? इसको जानते रहिएगा। दूसरी बात जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, पॉइंट नंबर 6 और 7। इसमें कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। ठीक? वर्तमान की स्थिति क्या है? जब हमारा मूल संविधान बना था, उस समय हमारे संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान की स्थिति यह है कि इस समय वर्तमान में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है? आज की तिथि तक संविधान में 105 बार संशोधन भी किया जा चुका है। ठीक है? चलिए।
तो इसको आप लोग जानते रहिएगा कि 105 बार आपका संशोधन किया गया है और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं, बाकी चीज़ें सेम हैं। ठीक? इसके बाद एक बात जो आपसे कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो वह थी 15। ठीक है? नेक्स्ट हमारा है कि संविधान निर्माण के पश्चात नए विधि मंत्री किसको बनाया गया? तो वो थे हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब। ठीक? और क्लास का लास्ट पॉइंट ये है कि 26 जनवरी 1950 को इस दिन को संविधान की शुरुआत के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में जगह-जगह पर सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ली। इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व सफलता मिली थी। तो इसी नाते जो 26 जनवरी का दिन क्या किया गया? निश्चित किया गया था। तो ये कुछ बातें जो है आपकी संविधान के निर्माण की रही हैं, ठीक है? तो हमें लगता है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो इस प्रकार से जो हमारी ये क्लास है अब वो पूरी होती है। जब हम कल की क्लास में आएँगे तब उसमें जानेंगे कि संविधान सभा की विशेषताएँ क्या रही हैं, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।